हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल में आपको मैं बीएड से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन देते रहूँगी और क्या चीज़ कैसे करते हैं ड्यूरिंग बीएड कोर्स वो सब मैं यहाँ पर बताऊँगी। तो यहाँ पर हम आज क्या करेंगे, पहले पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे। इसमें जो आपको पहले इंट्रोडक्टरी चीज़ें फिल करनी होती है वो है दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश और समयावधि। ठीक है, ये सब फिल करने के बाद हमारे आते हैं सामान्य उद्देश्य, जो हमारी हर पाठ्य योजना में सेम रहते हैं। सारी पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे सेम रहते हैं। वेरेज जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो हर पाठ्य योजना में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देखिए, विशिष्ट सामान्य उद्देश्य तो आपने एज सच क्या कर देना है, 6 के 6 सामान्य उद्देश्य आपके हर पाठ्य योजना में सेम रहेंगे। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य में आपने क्या करना है, जो आप टीचिंग पॉइंट ले रहे हैं, जो आपके शिक्षण बिंदु हैं, उन्हीं शिक्षण बिंदु को आप सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। कैसे, देखिए, मोस्टली क्या होता है, अगर आप एक पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें आपके 3 शिक्षण बिंदु लिए जाते हैं। तो आप 3 शिक्षण बिंदु को ही 6 तरीके से विशिष्ट उद्देश्य में लिख सकते हैं या 4 तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, हमारा प्रकरण है मानव श्वसन तंत्र। तो विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे, छात्र मानव श्वसन तंत्र के अंगों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। पहला हम श्वसन तंत्र के अंग पढ़ा रहे हैं। दूसरा, छात्र मानव श्वसन तंत्र के अंगों के कार्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस पाठ्य योजना में मानव श्वसन तंत्र के अंगों के कार्यों के बारे में भी बता रहे हैं। फिर हमारा जो थर्ड हमारा विशिष्ट उद्देश्य आता है, डेट इज छात्र मानव श्वसन की प्रक्रिया के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। पहला अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, फिर अंगों के कार्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, फिर श्वसन की प्रक्रिया कैसे हो रही है वो ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो आपको विशिष्ट उद्देश्य अपने प्रकरण से रिलेटेड आपको लिख देना है। शिक्षण सामग्री सब में सेम होगी, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट और क्रियाकलाप। अगर आप केमिस्ट्री का कोई लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स का कोई लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपके क्या हो जाएंगे, क्रियाकलाप भी हो जाएंगे। पूर्व ज्ञान क्या होगा, मानव श्वसन तंत्र के विषय में छात्र सामान्य जानकारी रखते हैं। इसी तरीके से आपके और पाठ्य योजना में वो प्रकरण आ जाएगा और पूर्व ज्ञान लिखा जाएगा। प्रस्तावना कौशल सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसमें क्या होने चाहिए, हमारे 5 क्वेश्चंस हमारे बने हुए होने चाहिए। टेबल जो फॉर्म होगी, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। हमेशा पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा उससे रिलेटेबल ही हमें सेकंड क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है, जीने के लिए भोजन, जलवायु आवश्यक है। वायु जीने में किस प्रकार सहायक है, वायु सांस लेने हेतु जीने में आवश्यक है। इससे रिलेट करके बनाएंगे, सांस किस प्रकार ली जाती है, सांस नाक द्वारा ली जाती है। फिर इससे रिलेट करके बनाएंगे, जो आंसर हमारा थर्ड का आया है उससे रिलेट करके हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। नाक द्वारा ग्रहण की गई वायु किस अंग में जाती है, नाक द्वारा ग्रहण की गई वायु फेफड़ों में जाती है। और हमारा जो टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र प्रकरण है वो संबंधित किससे, फेफड़ों से। तो हम यहाँ पर अपने टॉपिक में आ गए फेफड़ों के बारे में या फिर मानव श्वसन तंत्र के बारे में आप और क्या जानते हैं, ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम मानव श्वसन तंत्र के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जो आपका प्रकरण होगा वो हम यहाँ पर लिख देते हैं और विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये आप देख लीजिए, पूरा कॉपी में आप देखिए कैसे हमारा लेसन प्लान बना है। नेक्स्ट आप आ जाइए कि कैसे आप टेबल फॉर्म करते हैं लेसन प्लान की। तो पहला होता है शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका की क्रिया, छात्र और छात्रा की क्रियाएं, विधि प्रविधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट सार और मूल्यांकन। ये आपकी टेबल बनेगी। इसी में आपका क्या होगा, जो लेसन प्लान आप जो कक्षा में करने वाले हो वो सब आएगा। शिक्षण बिंदु है मानव श्वसन तंत्र की परिभाषा। ज्ञान, छात्र मानव श्वसन तंत्र के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर छात्र अध्यापिका पूछेगी। ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में श्वसन कहते हैं। श्वसन से आप क्या समझते हैं, ये छात्र अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। विधि प्रविधि में क्या हो जाएगी, हमारी कौन सी विधि हमने यूज़ करी है, प्रश्नोत्तर विधि यूज़ करी है। सहायक सामग्री अभी हमने कुछ यूज़ नहीं करी है, श्यामपट्ट का अभी हमने कोई यूज़ नहीं किया है और मूल्यांकन के लिए अभी हमने कोई प्रश्न नहीं पूछे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अबोध छात्र मानव श्वसन की परिभाषा की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है और ऊर्जा मुक्त होती है और इसके दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर छात्र छात्रा क्या कर रहे हैं, छात्राएं क्या कर रही हैं, यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुन रही हैं और मुख्य बिंदु को अपने उत्तर पुस्तिका में उतार रही हैं।
विधि कौन सी यूज़ हुई है, यहाँ पे व्याख्यान विधि यूज़ हुई है। यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री छात्रा अध्यापिका क्या करेगी, चार्ट बनाकर लाई हुई है। सैंपल सार। नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु आता है मानव शासन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से। अनुप्रयोग में क्या आ जाएगा, छात्र मानव शासन तंत्र की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्रा अध्यापिका चार्ट को दिखाते हुए यहाँ पर अपना कथन बोलेगी। मानव शासन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे कि नासिका, ग्रसनी, लैरिंक्स। यहाँ पे छात्र छात्राएं क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं। यहाँ पे भी हमने व्याख्यान विधि यूज़ करी है और यहाँ पर शिक्षिका क्या करेगी, सैंपट का भी यूज़ करेगी। सैंपट में वो क्या करेगी, थोड़ा बहुत एंट्रीज यहाँ पर करेगी। मूल्यांकन के लिए कभी भी प्रश्न कब पूछा जाएगा, जब छात्रा अध्यापिका अपना कथन बोल चुकी होगी, फिर वो मूल्यांकन के लिए प्रश्न करेंगी। मानव शासन तंत्र में सम्मिलित अंगों के नाम लिखिए। इससे फिर ये जांचती हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जितना छात्रा अध्यापिका बता रही हैं उस चीज़ को वो कितना समझ रहे हैं या सुन रहे हैं, इसलिए मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाता है। फोर्थ हमारा शिक्षण है कौशल। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि छात्रों के कौशल में परिवर्तन होगा और फेफड़े के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का वो कौशल प्राप्त करेंगे। विकासात्मक प्रश्न। मानव श्वसन प्रक्रिया में नासिका का क्या कार्य होता है। नासिका से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। सेकंड क्वेश्चन, मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है, फेफड़ा है। थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, फेफड़े के विषय में आप क्या जानते हैं। तो अस्पष्ट उत्तर, यानी कि छात्रों को नहीं पता है, तो छात्रा अध्यापिका यहाँ पे फेफड़े को क्या करेगी, व्याख्या करेगी फेफड़े की। प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर यूज़ हुई है। तो नेक्स्ट हमारा जो अब कौशल यूज़ होगा वो क्या होगा, अभिरुचि, यानी कि छात्र जो क्या होगा, छात्रों की अब रुचि में परिवर्तन आएगा। छात्र फेफड़ों की रचना को सुनने में रुचि लेंगे। छात्रा अध्यापिका कथन, मनुष्य के 2 फेफड़े होते हैं। दायां फेफड़ा 3 भागों में बटा होता है, बायां फेफड़ा 2 भागों में बटा होता है। फेफड़ों की बाहरी सतह चिकनी होती है परंतु आंतरिक सतह स्पंजी होती है। असंख्य वायु कोशों में विभाजित होती है। वयस्क मनुष्य में इन कोशों की संख्या 15 करोड़ होती है। छात्र और छात्रा क्या क्रिया करेंगे, वे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। अगेन यहाँ पर हमने कौन सी टेक्निक यूज़ करी है, टीचिंग व्याख्यान विधि, यानी कि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक्सप्लेनेशन कर रखा है। छात्रा अध्यापक ने फिर क्या कर रखा है, सैंपट का यूज़ किया है और यहाँ पर फिर से मूल्यांकन प्रश्न पूछा है, फेफड़ों की आंतरिक सतह कैसी होती है। नेक्स्ट हमारा जो आ जाएगा परिवर्तन, वो हो जाएगा अभिवृत्ति। छात्र फेफड़ों की श्वसन क्रिया के बारे में जान सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न, फेफड़े की आंतरिक सतह कैसी होती है। फेफड़े की आंतरिक सतह स्पंजी होती है। सेकंड क्वेश्चन, फेफड़े में श्वसन की क्रिया विधि बताइए। तो क्या है, अभी छात्रों को बस फेफड़ों के बारे में पता है, उसकी क्रिया विधि नहीं पता है, तो अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। और जो यहाँ पे विधि प्रविधि यूज़ हुई है वो है प्रश्नोत्तर विधि। अगेन अब छात्रा अध्यापिका अपने कथन के द्वारा क्या बताएगी, क्रिया विधि को बताएगी कि फेफड़े किस तरीके से कार्य करते हैं। तो छात्रा अध्यापिका कथन देख लेते हैं। सांस लेने की क्रिया 2 चरणों में होती है। पहली निःश्वसन कहलाती है। वायु फेफड़ों से इसमें बाहर भरी रहती है और वायु फेफड़ों से बाहर निकलने की दूसरी क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। ये दोनों क्रिया डायफ्राम तथा पसलियों के बीच स्थित बाहरी तथा आंतरिक अंतरपशुक पेशियों के कारण होती हैं। अगेन छात्र छात्राएं क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। और विधि कौन सी है, व्याख्यान। और मूल्यांकन के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है, वर्णन करिए। तो ये तो हमारी पूरी क्या हुई, जो हमें क्या करना है, क्लास के अंदर जो चीज़ें छात्रा अध्यापिका को करनी है वो सब चीज़ें हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस टेबल में लिखते हैं। अब देखिए, क्लास करने के बाद छात्रा अध्यापिका क्या करेगी, निरीक्षण करेगी। छात्रा अध्यापिका छात्रों को दिए कक्षा कार्य का निरीक्षण करेगी तथा सैंपट कार्य को उतारने को कहेगी। फिर यहाँ पर हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 2 रिक्त स्थान की पूर्ति, 2 सत्य असत्य कथन पूछेंगे, 2 हम पूछेंगे 1 वाक्य में उत्तर दीजिए, और 2 हम पूछेंगे गृह कार्य। गृह कार्य के लिए 2 क्वेश्चंस देंगे। तो देखिए, गृह कार्य के लिए हमेशा ऐसे क्वेश्चन देने हैं जो एक्टिविटी बेस्ड हों। ऐसे क्वेश्चन नहीं देने हैं जिसमें क्या करे, बच्चा को बहुत ज़्यादा क्या करना पड़े, लिखना पड़े, वर्णन करना पड़े, व्याख्या करनी पड़े। ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं दिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें वो एक्टिविटी करे। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है, यानी कि हमें बच्चों को क्या करना है, कोई ऐसा क्वेश्चन देना है जिसमें वो एक्टिविटी करें। या तो हमें कुछ डायग्राम बनाने को देना है या फिर कोई फ्लो चार्ट बनाने को देना है। ऐसा कुछ नहीं देना है गृह कार्य में जिससे बच्चे बोर हो जाएं और उस कार्य को करने से भागें। तो छात्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हूँ। और मैंने अगेन मेरे पास बहुत सारे लेसन प्लान हैं और बीएड से संबंधित मेरे पास